Good morning, friends. I welcome you all in intermediate level taxation classes. मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार. फ्रेंड्स, कल हमने अपनी क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे. दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, क्लोजेस, सब क्लोजेस, एक्सप्लेनेशंस. फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो प्रैक्टिकली एक बार दिखाना चाहूँगा सो दैट कि आपको पता चले कि रियल में ये सब होता क्या है. आई होप आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है ये सब देखा हो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बिल्कुल नया होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा. देखिए बच्चे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दो वेबसाइट्स हैं. ये जो वेबसाइट है बच्चे, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की. ये जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस साइट इज बेसिकली ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड दिस वन इज ई फाइलिंग वेबसाइट. ये वेबसाइट अपने जो बच्चे ऑफिस जाते हैं डेली वो देखते होंगे, बिकॉज हम जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसके लिए इसी वेबसाइट का यूज करते हैं. ये वेबसाइट बच्चे बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है. अगर आप इसके होम पेज पे जाएंगे, एक बार होम पेज पे आइएगा, ये देखिए जो कंसेप्ट्स बच्चे हमने कल पढ़े थे और आज हम स्टडी करने वाले हैं, वो सारे कंसेप्ट इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे दिए हुए हैं. ठीक है, आज बच्चे मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल्स के बारे में, फर्म्स के बारे में. फर्म्स इंक्लूड एलएलपी और एओपी बीओआई के बारे में बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. कंपनीज के बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिक, फॉरेन, ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, नॉन रेजिडेंट्स के बारे में बात करेंगे और टैक्स डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली बच्चे जो मैं आज आपको थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला हूँ वो सारा का सारा यहाँ पर प्रैक्टिकली दिया हुआ है. yesterday I discussed some concepts about notifications also. तो what is the notification? ये देखिए बच्चे, notification of rules for the purpose of section this one. तो इस तरह से नोटिफिकेशंस हमारे पास आती रहती हैं. ये देखिए बहुत सारी इसमें क्लैरिफिकेशन भी है, इंस्ट्रक्शंस, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन, कोरिजेंडम. कोरिजेंडम होता है बच्चे करेक्शन, एलोकेशन, नोटिफिकेशन. तो बच्चे ये नोटिफिकेशंस होती हैं. उसके अलावा मैंने आपको कुछ इनकम टैक्स की एक्ट की और इनकम टैक्स रूल्स की भी बातें की थी. तो आइए अब मैं बताता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स किस तरह के हमें दिखाई देते हैं. ये देखिए बच्चे, यहाँ पे फॉर्म एंड डाउनलोड्स पे इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, चलान, अदर फॉर्म्स, मिसलेनियस, ये कुछ बातें दी हुई है. यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म वगैरह भी. इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे इनकम टैक्स एक्ट की. ये देखिए बच्चे, these are income tax rules. See, this is income tax act and this is section 2. It's okay, this is section 2. बच्चे देखिए, इसमें ये है provided that, ये क्या है बच्चे, ये है proviso. What is the proviso? Proviso is the exception to the main rule, main section, main sub rule. तो दिस इज द प्रोवाइजो. ये सी दिस वन, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सप्लेनेशन. एंड एक्सप्लेनेशन क्या होती थी फ्रेंड्स? एक्सप्लेनेशन मीन्स फॉर रिमूवल ऑफ डाउट. इट्स फॉर क्लैरिफिकेशन टाइप. सो रीड इट, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स. सी, एक्सप्लेनेशन क्या होती थी बच्चे? एक्सप्लेनेशन होती थी आपकी क्लैरिफिकेशन, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई बात लिख के बताता था कि ये देखिए, ये सर ये बात ऐसे नहीं ऐसे है. तो ये होती है एक्सप्लेनेशन. तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, 3-4 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं. देखिए बच्चे, लॉ की जो वर्डिंग्स होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है. एक लेमैन उसे कई बार अदरवाइज इंटरप्रेट कर लेता है. उसके लिए डिपार्टमेंट अपनी एक्सप्लेनेशंस इशू करता है कि हमारा इस बात को कहने का मीनिंग ये है. तो ये एक्सप्लेनेशंस होती है बच्चे. आप नीचे देखेंगे इसमें बहुत सारे प्रोवाइजोज, एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं. ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था बच्चे इनकम टैक्स रूल्स के बारे में. सो व्हाट आर द इनकम टैक्स रूल? इनकम टैक्स रूल्स आर बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. योर नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट द नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स रूल्स. इफ यू आर स्टडिंग इनकम टैक्स एक्ट, देन यू हैव टू स्टडी द इनकम टैक्स रूल्स. तो बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट की सभी बातें आपको तब पता चलती है जब आप साथ में इनकम टैक्स रूल को
पढ़ लेते हैं। प्रोसीजरल पार्ट आपका रूल्स में ही तो दिया हुआ है। तो बच्चे ये देखिए रूल्स भी इस तरह से हमारे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये रूल्स हैं, वो सेक्शंस थे, वो ये रूल्स हैं। आप कोई भी रूल्स को खोल के देखिए, उसमें बहुत सारी बातें आपको बताई हुई होगी। जैसे बता रखा है लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1013 है। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिमिट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1013 है। एक बार सेक्शन और चेक करो। हम एक्ट में गए, इनकम टैक्स एक्ट में गए, हम सेक्शन 10 में जाते हैं, सेक्शन 10 हम सेक्शन 10 में गए बच्चे, ये रहा सेक्शन 10। हमने सेक्शन 10 पे क्लिक किया। अब हम सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A पे जाएंगे। हम नीचे आते हैं, नीचे आए बच्चे, आए। दिस वन इज द सेक्शन 1013 है। बच्चे एक बार वैसे ही पढ़ लीजिए। आई नो कि आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आपका जो कल का कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। देखिए, any special allowance specifically granted to an assessee by his employer to meet expenditure actually incurred on payment of rent by whatever name called in respect of residential accommodation occupied by the assessee to such extent as may be prescribed, बच्चे लिमिट नहीं दी हुई एक्ट में। Having regard to the area or place in which such accommodation is situated and other relevant consideration. Explanation. For the removal of doubt, it is hereby declared that nothing contained in this clause shall apply in case where the residential accommodation occupied by the assessee is owned by him or the assessee has not actually incurred expenditure on payment of rent. ये सब बातें दी हुई है बच्चे, इसमें कहीं भी आपको कोई लिमिट नहीं दी गई। सेक्शन क्या है बच्चे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। अब एक बार रूल पे और आ जाइएगा। अब हम आते हैं रूल पे, इनकम टैक्स रूल पे आए बच्चे। हमने कौन सा रूल देखा था, हमने रूल 2A की देखा था। अब देखिए रूल 2A क्या कहता है, लिमिट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1013A, द अमाउंट विच इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल अलाउंस रेफर टू इन क्लोज 13A ऑफ सेक्शन 10 shall be the actual amount of such allowance received by the assessee, the amount by which the expenditure actually incurred by the assessee in the payment of rent in respect of the residential accommodation occupied by him exceed 1/10 of the salary। बच्चे ये 3 लिमिट्स होती है बेसिकली, मैं आपको बता दूं। एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 या 50% ऑफ द सैलरी। तो बच्चे ये लिमिट्स आपके इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी गई है। ये आपको कहां बताई गई है, ये आपको बताई गई है बच्चे रूल 2A में। अब मुझे ये बात बताइए, आपने पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया, क्या आप वो चीज सोल्व कर सकते हो? क्या एग्जेम्पशंस बता सकते हो कि हाउस रेंट अलाउंस की एक एम्प्लॉय को कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? यू कांट टेल बच्चे। इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स रूल्स यू कैन टेल द एनी एग्जेम्पशन बेसिकली। सो इनकम टैक्स एक्ट में बच्चे कोई भी आपको इस तरह की लिमिट्स नॉर्मली नहीं बताई गई होती। ये जो प्रोसीजरल पार्ट होता है ये आपको इनकम टैक्स रूल्स में बताया गया है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सेक्शंस में और रूल्स में क्या डिफरेंस है। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि ये जो रूल 2A है, अगर यही बात वो सेक्शंस में लिख देते तो क्या आफत आने वाली थी बच्चे? आफत आने वाली थी। इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करने के लिए आपको पार्लियामेंट में मंजूरी लेनी पड़ती है, आपको पार्लियामेंट में बिल लेके आना पड़ेगा, उसके ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की साइन करवानी पड़ेंगे। लेकिन रूल्स को तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स चेंज कर सकता है बच्चे, हमारी मिनिस्ट्री रूल्स को चेंज कर सकती है। रूल्स आर जस्ट ए प्रोसीजरल पार्ट, और प्रोसीजर फॉर ए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द गवर्नमेंट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, द मिनिस्ट्री कैन चेंज द रूल्स। अब ये जो लिमिट है 40 और 50% की, हो सकता है इसको 60% कर दिया जाए, हो सकता है इसको डिक्रीज करके 30% कर दिया जाए। तो इसके लिए पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर रिटन इन द इनकम टैक्स रूल्स, नॉट इन इनकम टैक्स एक्ट। तो ये बातें मैंने आपको कल भी बताई थी बच्चे, आज मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि ये किस तरह से लिखी होती है। कुछ बातें सेक्शंस में होती है, कुछ बातें रूल्स में लिखी होती हैं। तो बच्चे ये सब यहाँ पर दिया होता है, आप किसी भी सेक्शन को, किसी भी रूल को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे आइएगा, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। देखिए बाकी सोर्स में हो सकता है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ना मिल पाए, आप कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन पढ़ के अपना आंसर राइट कर दो, लेकिन बच्चे ये जो वेबसाइट है इन पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली बच्चे मैं यही बताना चाहता था आपको। अब आ जाइएगा अपने कंसेप्ट पर। तो कल हमने बात की थी बच्चे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो कि हमारे किसके ऊपर थे बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, इन सब के बारे में हमने कुछ बातें की थी।
आज बातें करेंगे बच्चे हम एसएससी के बारे में, असेसमेंट के बारे में, पर्सन के बारे में। तो चलिए फटाफट से हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हु इज द एसएससी? एसएससी कौन होता है? एसएससी मीन्स एनी पर्सन, any sum is payable by him. Okay, मतलब SSC means any person by whom any tax or any other sum is payable under this act. मतलब कोई भी पर्सन जिसे इनकम टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ भी, कोई भी पेमेंट बाय वट एवर नेम कार्ड, कोई भी पेमेंट अगर डिपार्टमेंट को करनी है, देन ही इज द एसएससी। एक बार पढ़िए, एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम का बच्चे मतलब क्या? इंटरेस्ट और पेनल्टी। मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट। सो एनी पर्सन जिसे कोई इनकम टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ भी अगर डिपार्टमेंट को पे करना है तो बच्चे वो है एसएससी। अब एसएससी में हम उन पर्सन को भी इंक्लूड करेंगे जो जिनकी खुद की इनकम तो नहीं है लेकिन किसी और पर्सन की इनकम उनकी इनकम में इंक्लूड हो रही है, या किसी और पर्सन की इनकम के लिए वो लायबल टू पे टैक्स है। क्या ऐसा भी होता है? यस, बिल्कुल होता है। एवरी पर्सन इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। बच्चे मैंने इनकम कमाई, मैं असेसेबल हूं, मैं लायबल टू पे टैक्स हूं, तो मैं एसएससी हूं। मैंने किसी कंपनी में जॉब की, बच्चे मुझे सैलरी मिलती है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मुझे रेंट मिलता है, मेरा एक बिजनेस है, वहां से मुझे कुछ इनकम रिसीव होती है, मेरे पास कुछ शेयर्स थे, मैंने सेल कर दिए, मुझे कुछ इनकम हुई, मेरे पास अदर सोर्सेज से कोई भी, मैं बच्चे गली से जा रहा था, मैंने किसी को थप्पड़ मार के 500 रुपए उससे छीन लिए, बच्चे वो भी मेरी इनकम है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम भेदभाव नहीं करेंगे कि आपने इनकम कैसे अर्न की। दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड कि अगर आपने किसी से छीना झपटी, धक्का मुक्की करके, मारपीट करके अगर कोई चीज कोई इनकम अर्न की है, दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? भाई हमें हमारा टैक्स दे दो, हमें मतलब नहीं है कि आपने कैसे अर्न किया। सो लीगली और इलीगैलिटी का आपकी इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे आप पैसे कमाओ, अपना टैक्स दो, डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ, वो इंडियन पिनल कोड जाने कि आपने इनकम कैसे कमाई। ठीक है। सो एसएससी मीन्स बच्चे एनी पर्सन हु बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेएबल। और हम इसमें कौन इंक्लूड करेंगे? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ। कोई प्रोसीडिंग्स मतलब बच्चे आप सिंपली मान के चलिए केस, कोई भी केस ओपन है फॉर किसके लिए? फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। अब असेसमेंट ऑफ इनकम कैसे होती है बच्चे? देखिए डिपार्टमेंट क्या कहता है कि देखिए, यू ऑल टैक्स पेयर्स वी बिलीव यू, वी काउंट ऑन यू। आप अपनी इनकम असेस कीजिए, हमें अपनी इनकम असेस करके अपना टैक्स की पेमेंट कीजिए। ठीक है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ ये सही है, तो बच्चे डिपार्टमेंट आपकी इनकम जो आपकी कंप्यूटेशन है उसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन डिपार्टमेंट को अगर कोई डाउट होता है तो डिपार्टमेंट बच्चे असेसमेंट आपकी खुद करता है। फिर तो खुद कैसे करेगा बच्चे? वो आपकी असेसमेंट कर सकता है, रीअसेसमेंट कर सकता है। अगर आप कोऑपरेट ना करें तो बेसिसमेंट असेसमेंट भी हो सकती है। तो ये सब बातें हम असेसमेंट के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल देखिएगा। तो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, खुद की इनकम के लिए, या फिर इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकेज्ड मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब आप लीगल हायर हैं अपने फैमिली के, तो आपकी जो पेरेंट की इनकम है आप उसके लिए असेसेबल हैं। या फिर मैं एक बार इन टेक्निकल बातों को ना बात करूं, आपकी इनकम में अगर किसी की और की इनकम असेसेबल है, अब कैसे है मैं नहीं बता रहा एक बार, क्योंकि हमारा पार्ट ही नहीं है यार, इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है। हम नेक्स्ट चैप्टर में जब आएगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो एनी द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच यू आर असेसेबल, देन यू आर एन एसएससी। जैसे माइनर की इनकम है बच्चे, माइनर की इनकम के लिए पेरेंट्स असेसेबल होते हैं, पेरेंट की इनकम में इंक्लूड होता है वो। द लॉस सस्टेन, बच्चे अगर आपने लॉस भी सस्टेन किया है तो भी आप एसएससी हो सकते हैं। आई थिंक यू नो, अगर आपको नहीं पता तो अगर आपको लॉस हुआ है और आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इफ यू हैव सस्टेन्ड लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट financial year, and you want to carry forward that those losses, then you have to file the return of tax on time, on or before the due date.
अगर आपने लॉस इनकर किया है बच्चे तो आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है। अगर आप और ऑन और बिफोर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो बच्चे आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो। तो ये क्या है बच्चे, अगर आपने लॉस भी सस्टेन किया है तो भी आप एसएससी हो सकते हो। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू, बच्चे हम तो है कौन, हम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो बच्चे हमारी क्या आती है, सैलरी। सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, साथ में आपने कुछ सेविंग्स भी की हुई थी तो आपका वो टीडीएस भी नहीं बनता था बेसिकली। तो बच्चे आपको रिफंड पेएबल है, डिपार्टमेंट ने आपको जो टीडीएस डिडक्ट किया था आपको डिपार्टमेंट ने वापस करना है, तो भी आप एसएससी हो। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आपको एसएससी मान लिया जाता है। नॉर्मली बच्चे फॉरेन इनकम्स के केस में कुछ ऐसी बातें होती है, फॉरेन इनकम्स की बात करेंगे हम, जब हम डेफिनेशन ऑफ इनकम पढ़ेंगे ना बच्चे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट, अब ये क्या बोला है, एसएससी इज डिफॉल्ट बेसिकली बच्चे इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, if you are required to deduct tax on any sum you paid, whether it is commission, whether it is the salary, whether it is the any sum you paid on which TDS is deductible but you did not deduct the TDS, then you are an SSC in default। मतलब आपको किसी, आपने इनकम टैक्स से किसी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया, then you are an SSC in default। तो एसएससी की डेफिनेशन में एसएससी इन डिफॉल्ट भी इंक्लूड होता है, बिकॉज एसएससी इन डिफॉल्ट पर इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज की जाती है। सो आप एसएससी इन डिफॉल्ट भी अगर हैं तो भी आप होते हैं एक एसएससी। उसके बाद बात आती है बच्चे व्हाट इज असेसमेंट। तो असेसमेंट मींस क्या, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यू ऑल टैक्स पेयर वी काउंट ऑन यू। आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कीजिए और हमें अपना जो टैक्स पेएबल है उसकी पेमेंट कीजिए और अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कीजिए। हम इंडिविजुअल्स हैं, हम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, फर्म्स भी करती है, कंपनीज भी करती है। बच्चे क्या कभी आपने सुना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई पर्सन जा रहा है किसी कंपनी में और कह रहा है कि लाओ लाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ और अपनी इनकम असेस करवाइए? ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, खुद अपनी इनकम असेस करती है और अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करती है। तो बच्चे असेसमेंट का मतलब फिर क्या हुआ, क्या वो जो इंडिविजुअल्स है, अगर मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करके, इफ आई एम कैलकुलेटिंग माई इनकम, I am assessing my income, I am determining my income and filing the taxes on it, then is it assessment? No, it is not the assessment. It is just the computation of income. Then what is the assessment? Assessment means बच्चे income determined by the assessing officer. If your income is determined by the assessing officer, then it is called the assessment. अब असेसमेंट किस तरह की हो सकती है बच्चे, आपने सुना होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी होती है। डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया कि आइए सर अपनी इनकम के बारे में कुछ बातें बताइए हमें, आप गए नहीं बच्चे, आप कहते हैं ना ना हम नहीं जाते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो बच्चे क्या होगा, डिपार्टमेंट आपकी इनकम खुद असेस कर देगा बेसिक ऑन द बेसिक ऑफ मटेरियल अवेलेबल। ये बातें हम बच्चे असेसमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत प्रैक्टिकल होता है ये चैप्टर। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, रेगुलर असेसमेंट हो सकती है, स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकती है, रीअसेसमेंट हो सकती है। तो असेसमेंट भी कुछ भी हो सकता है, ये सारी बातें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द असेसमेंट? बेसिकली द असेसमेंट मींस द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट दिस इज इंपॉर्टेंट, असेसिंग ऑफिसर, द प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। एमसीक्यू है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज असेसमेंट। तो प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय, आगे डैश छोड़ के ऑप्शंस दे देते हैं, असेसिंग ऑफिसर, एसएससी हिमसेल्फ, इनकम टैक्स कोर्ट्स और एनी वन ऑप्शन। तो कौन होगा बच्चे, असेसिंग ऑफिसर जब आपकी इनकम को डिटरमाइन करता है देन दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। It may be by of normal assessment, by way of reassessment of an income previously assessed। क्या एक बार असेसमेंट के बाद एक ही एसएससी की एक ही साल के लिए दोबारा असेसमेंट हो सकती है? हाँ सर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। सेक्शन 147 148 किसके लिए बने हैं? अपने अगर जो बच्चे ऑफिस जाते हैं यार, जो मेरी बातों को बहुत प्यार से समझ जाएंगे, जिनको ऑफिस जाते हुए 6 महीने या उससे ज्यादा का टाइम हो चुका है, दे विल इजिली अंडरस्टैंड माई ऑल द कंसेप्ट्स। बट अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो बच्चे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज आपकी स्क्रीन पर करवा दूंगा प्रैक्टिकली। आपका कोई भी कंसेप्ट मैं थ्योरेटिकली नहीं रहने दूंगा, वेदर इट इज ए
केस फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, मैं आपको सब, फॉर्म 35 किस तरह से फाइल होता है, मैं आपको सब कुछ आपकी स्क्रीन पर करवाने वाला हूं। तो चलिए उसके बाद आते हैं बच्चे हु इज द पर्सन। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हु इज द पर्सन। बच्चे मैं अभी सेक्शंस आपको कोई रटवा नहीं रहा, अभी हमारा सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शंस अगर कोई हमें याद करने होंगे, इफ वी नीड टू मेमोराइज, वी विल डू इट लेटर। तो हु इज द पर्सन बच्चे, व्हाई द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली बच्चे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स चार्ज कर सकता है ओनली ए पर्सन। इफ यू डोंट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट चार्ज एनी टैक्स ऑन यू। सो बच्चे कोशिश करो कि पर्सन की डेफिनेशन से निकल जाओ, बच्चे निकलने नहीं देगा डिपार्टमेंट। ऐसी डेफिनेशन बना रखी है कि सबको इंक्लूड कर लिया। कैसे? द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ द पर्सन। तो पर्सन में कौन इंक्लूड होता है बच्चे? इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो हु इंडिविजुअल्स? इंडिविजुअल्स मीन्स ह्यूमन बीइंग, एंड हु ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल। ऑल्सो इंक्लूड माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, लूनेटिक, इडियट, सब इंक्लूड होता है बच्चे। तो इंडिविजुअल्स मतलब ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन बीइंग है, आप नेचुरल पर्सन है, देन यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू आर पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद आते हैं बच्चे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आई होप कि आपने +2 में हल्का फुल्का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो बच्चे बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात है, हम दोबारा से पढ़ लेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली बच्चे एक सेपरेट एंटिटी होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? बच्चे देखिए क्या होता है, आपके हैं एक ग्रैंडफादर, आपके कौन है बच्चे? एक ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर के हैं मान लो 2 बच्चे, कौन कौन? एक है एक्स और एक है वाई। अब इन एक्स वाई की भी क्या होगी? मिसिज होंगी, तो मिसिज एक्स और मिसिज वाई। उसके बाद क्या होगा बच्चे? अब इनके भी सपोज 2 बच्चे हैं, ए और बी। अब ए का भी एक ए की भी वाइफ है, कौन है? मिसिज ए, और बी की भी वाइफ है मिसिज बी। इसी तरह से वाई के भी 2 बच्चे हैं, वाई के 2 बच्चे कौन कौन है? सी और डी। अब सी की वाइफ है मिसिज सी और इसकी वाइफ है मिसिज डी। ओके, तो बच्चे ये एक अनडिवाइडेड फैमिली है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अनडिवाइडेड फैमिली, आई नो यार आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स द लिनियरी डिसेंडेंट ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये क्या है बच्चे? ये डिसेंडेंट्स हैं और ये क्या है? एंसेस्टर है। मतलब एक ही रूट, एक ही सोर्स की सारे के सारे बच्चे। तो मतलब वैसे देसी भाषा में बता रहा हूँ यार, कभी आप ऑफेंड हो जाओ ये क्या बोल रहे हो। तो ग्रैंडफादर बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे, ये क्या है बच्चे? ये जो फैमिली ट्री है इसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो बच्चे क्या जरूरी है कि ये इतने सारे मेंबर्स हो तभी अनडिवाइडेड फैमिली हो? नहीं ना, नहीं बच्चे, एक सिंगल मेंबर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं बच्चे, एक सिंगल मेंबर, 1 सिंगल मेंबर कैन फॉर्म ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसमें इंक्लूड कौन होता है बच्चे? देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। इसमें इंक्लूड होगा बच्चे लीनियरी डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स कैसे? मिस्टर एक्स इंक्लूड है? बिल्कुल है सर। मिसिज एक्स भी है? हाँ जी है। क्या मिस्टर वाई है? बिल्कुल है। क्या मिसिज वाई भी इंक्लूड है? बिल्कुल है सर। क्या मिस्टर ए है? हाँ जी। मिसिज बी है? हाँ जी, सब इंक्लूड है बच्चे। अब लेटर ऑन क्या होता है? द ग्रैंडफादर डाइट, ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और फैमिली डिवाइड हो जाती है। सपोज डिवाइड होगी ही होगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रैंडफादर द फैमिली विल बी डिवाइडेड। आई एम सेइंग इफ द फैमिली इज डिवाइडेड। तो अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और फैमिली का डिवीजन हो जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो जाता है, तो क्या होगा बच्चे? अब दद्दू तो चले गए जहां जाना था उनको। अब हो गया बच्चे पार्टीशन। ओह माय गॉड, एक्स इस साइड, वाई इस साइड, घर के बीच में एक दीवार आ चुकी है। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पार्टीशन। फैमिली का पार्टीशन हो चुका है, एसेट्स का बंटवारा हो चुका है, एसेट्स का पार्टीशन हो चुका है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एसेट्स थी। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1 है बच्चे, और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 2 है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक फैमिली में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होना जरूरी है बच्चे। एक सिंगल मेंबर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
फॉर्म कर सकता है। बाकी डिटेल्स में अभी थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। हम कुछ को पार्टनर्स की बातें भी पढ़ेंगे, कुछ हिंदू लॉज की भी बात करेंगे कि मिताक्षरा दया भाग, तो वो सब बातें हम अब 2 मिनट की बात करेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ये कौन होते हैं? अरे हमारे देवता ईश्वर अल्लाह सतनाम वाहे गुरु और जीएस सब के सब बच्चे हमारे कौन है? ये है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स ये भी पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स एसोसिएशन ऑफ मे बी फर्म, HUF, इंडिविजुअल्स, then they are called association of persons, and body of individuals means a group of individuals। अब वो क्या करेंगे वो भी 2 मिनट बाद हम डिस्कस कर लेंगे। फर्म क्या होता है बच्चे? फर्म का आपको बहुत अच्छे से पता है, आप +2 क्लियर करके आए हैं। फर्म इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म एंड LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, एंड द कंपनी मीन्स डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। ओके, चलिए अब डिटेल में एक बार इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हु आर द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स मीन्स एनी पर्सन हु इज ए ह्यूमन बीइंग, वेदर ही इज ए मेल और शी इज ए फीमेल। तो ए मेल और ए फीमेल मीन्स नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग मेल और फीमेल। इट ऑल्सो इंक्लूड्स माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इनकी असेसमेंट कैसे होगी बच्चे? वो एक हमारा बात की पार्ट है। असेसमेंट हम अभी नहीं कर रहे, हम बात करेंगे हु इज ए पर्सन। तो पर्सन मीन्स ए नेचुरल पर्सन, वेदर ही इज ए मेल और ए फीमेल। ए माइनर इज ऑल्सो ए individual, and a person of unsound mind, lunatic, idiot, rascal, all are individuals. So second thing is what is the Hindu undivided family? तो basically Hindu undivided family कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्चे, ये एक स्टेटस है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी। ये एक सेपरेट एंटिटी होती है बच्चे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो बनाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड की कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी गई है बच्चे। एक परिवार के, एक फैमिली के सभी पर्सन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डॉटर्स हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो सन्स वाइफ हो, चाहे वो कौन हो बच्चे? चाहे वो डॉटर इन लॉ हो। ठीक है। तो क्या होगा बच्चे? द एक्सप्रेशन इज हाउ, अच्छा ओके, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन। बच्चे पहले क्या होता था? 2000 से पहले ये होता था कि ओनली जो सन होते थे, जो आपके फैमिली में जो मेल पर्सन होते थे, उन्हें माना जाता था कि ये क्या है? फैमिली मेंबर्स है, को पार्टनर्स है। को पार्टनर को चलो मैं भी को पार्टनर का डिस्कस करूंगा जब मैं बताता हूँ उसकी बात। तो consist of all members linearly descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters. Only the unmarried daughters are the part of Hindu undivided family. Only the unmarried daughters. Married daughters are not the part of Hindu undivided family. Some member of Hindu undivided family are called co-partners. अब ये co-partners कौन होते हैं? Co-partners are those person who have right to demand partition, who has a right in the property of Hindu undivided family. Those persons are called co-partners. अब ये क्या होता है? co-partners का मतलब बच्चे वे पर्सन जो कि रिलेटेड है कर्ता से और आपस में भी रिलेटेड है, और जो डिमांड कर सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन और डिमांड कर सकते हैं अपना शेयर। ऐसे भी होता है क्या? हाँ जी। आप अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हैं तो आप अपने मतलब कर्ता से डिमांड कर सकते हो कि वी डिमांड पार्टीशन एंड वी वांट अवर शेयर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज प्रॉपर्टी। फिर क्या होगा बच्चे? फिर होगी बच्चे आपकी बहुत अच्छी वाली पिटाई, क्योंकि हमारी फैमिलीज में ऐसा नहीं होता। हम तो अगर परमिशन भी मांग लेना कि 10 बजे से थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, तो भी बच्चे हमें वो परमिशन भी नहीं मिलती। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में शेयर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। तो एज पर लो बच्चे, को पार्टनर्स आर दोज पर्सन हु कैन डिमांड राइट और हु कैन डिमांड देयर शेयर इन द अनडिवाइडेड फैमिलीज प्रॉपर्टी। तो चलिए पढ़ते हैं। They are related to each other and the head of the family. HUF may contain many members, but members within 4 degrees includes the head of the family are called co-partners. A Hindu co-partnership includes those persons who acquire the interest in joint family by birth,
Earlier, only male descendants were considered as co-parcel. With effect from 6th of September 2005, the daughters have been accorded co-parcelary status. It may be noted that only the co-parcel have a right to partition. ये इंपॉर्टेंट है बच्चे एमसीक्यू के लिए कि आपका जो को-पार्टनर्स होते हैं वही डिमांड कर सकते हैं क्या पार्टीशन। क्या डॉटर्स अनमैरिड डॉटर्स पार्टीशन डिमांड कर सकती है सर। क्या अनमैरिड डॉटर्स क्या फैमिली प्रॉपर्टी में अपना शेयर क्लेम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है सर। पहले ये होता था कि नहीं कर सकती, लेकिन आज के टाइम में फॉर द टाइम बीइंग जो गर्ल्स होती हैं वो भी उनका भी इक्वल राइट होता है एज दैट ऑफ बॉयज का। तो ए डॉटर ऑफ को-पार्टनर बाय बर्थ शैल बिकेम ए को-पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट करेंगे। तो बीइंग ए को-पार्टनर शी कैन क्लेम partition of assets of the family. The right of a daughter in co-parcenary property are equal to that of a son. However, other female members of the family, अब other females कौन सी होंगे बच्चे? वाइफ और डॉटर इन लॉज, इनका ये को-पार्टनर्स नहीं होती है बच्चे, और ना ही इनका कोई राइट टू डिमांड पार्टीशन होता है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। कोई ना कोई एमसीक्यूज आपसे इनमें से पूछा जा सकता है। ये सिंपल सी बातें आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है बच्चे की दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स अबाउट द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। व्हाट इज द दया भाग एंड अनदर इज मिताक्षर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। दया भागा क्या कहता है बच्चे? दया भागा कहता है कि देखो ये प्रिवेलिंग का है, ये वेस्ट बंगाल और असम में प्रिवेलिंग है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। द दया भागा इज प्रिवेलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड असम, और मिताक्षरा का है बच्चे रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो दया भागा स्कूल क्या कहता है कि देखिए नोबॉडी एक्वायर्स द राइट शेयर्स इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। मतलब जब तक दद्दू जिंदा है तब तक किसी बच्चे का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। लेकिन मिताक्षरा क्या कहता है? मिताक्षरा कहता है सर कि दद्दू अगर जिंदा भी हैं तो भी अगर कोई भी पर्सन, कोई भी नया मेंबर फैमिली में बर्थ मतलब किसी का भी जन्म होता है तो वो बाय बर्थ ही उस फैमिली का उसका प्रॉपर्टी में राइट होता है। तो वन एक्वायर्स द राइट ऑफ द फैमिलीज प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर्स आर लिविंग। दद्दू जिंदा है या नहीं है हमें मतलब नहीं है बच्चे। तो इसको आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे कंपनी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपनी। तो व्हाट इज ए कंपनी? तो कंपनी का जो जनरल मीनिंग होता है ना बच्चे, इनकम टैक्स एक्ट में उससे काफी वाइड मीनिंग दिया गया है। मतलब जनरली आप क्या समझते हो कंपनी को? भाई कंपनी क्या है? इंडिविजुअल कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, व्हाटएवर यू नो। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन दी गई है कंपनी की। एक बार पहले स्टडी कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द टर्म कंपनी हैज ए मच वाइडर connotation than the under the Companies Act. Under the act, the expression company means क्या any Indian company as defined in section 2 subsection 26। बच्चे सेक्शन कौन से कहाँ का है? कंपनीज एक्ट का है या इनकम टैक्स एक्ट का है? जब तक आपको कुछ ना बोला जाए आप मानेंगे कि ये इनकम टैक्स एक्ट का ही सेक्शन है। ओके तो एनी इंडियन कंपनी आपकी क्या है? कंपनी है सर। Any body corporate incorporated by or under the laws for of a country outside India, मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी का जो एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट जो डेफिनेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है बच्चे। लेकिन इन्होंने क्या कहा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी आप बोल सकते हैं, यू कैन से इट फॉरेन कंपनी। Any institution, association or body which is assessable or was assessed as a company for any assessment year under the Indian Income Tax Act 1922 or any assessment year commencing on or before 1/4/1970 under the present act। कुछ पुरानी बातें हैं, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, बस समझ लेना एक बार, ठीक है। Any institution, association or body whether incorporated or not and whether Indian or non-Indian which is declared by a general or special order of the CBDT to be a company। CBDT ने बोल दिया सर this is the company, then that is the company for such assessment year as may be specified in CBDT order। तो CBDT ने अगर बोल दिया कि ये सर ये कंपनी है then that is also a company। So एक मतलब जर्नल से डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी में क्या है बच्चे, सभी फॉर्म और ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपकी कंपनी में इंक्लूड हो जाएगी।
तो क्लासेस ऑफ कंपनी क्या है बच्चे? डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, बहुत सारी है। तो डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी विच in respect of its income liable to tax under the act has made prescribed arrangement for the declaration and payment of dividend। उसे क्या बोलेंगे बच्चे? डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक घरेलू कंपनी, स्वदेशी कंपनी। तो किसे बोलेंगे बच्चे? एन इंडियन कंपनी, एंड इंडियन कंपनी इज ए डोमेस्टिक कंपनी, एन इंडियन कंपनी इज ए डोमेस्टिक कंपनी। बच्चे एमसीक्यू बनता है इनमें से, ध्यान से। एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ए डोमेस्टिक कंपनी, और any other company whether it is Indian or not which in respect of its income liable to tax under the act made prescribed arrangement for the declaration and payment of dividend। मतलब those companies which has made the prescribed arrangement for the payment and declaration of dividend are also called as domestic company। an Indian company is also a domestic company। okay, तो आप ये बात लिख लीजिए कि इंडियन कंपनी ऑलवेज एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, और अदर कंपनीज तब डोमेस्टिक कंपनी होगी जब उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स किए फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आगे आइएगा सर इंडियन कंपनी के बारे में। देखिए बच्चे, इनके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं, छोटी छोटी लाइनें दी होती है, पूछते हैं कि विच वन इज रॉन्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है, अदर कंपनीज कब होंगे? जब वो प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करती है फॉर किसके लिए? फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Indian companies, two conditions should be satisfied so that company can be regarded as an Indian company। The company should have formed and registered under the Companies Act 1956 और 2013। तो कंपनी जो है आपकी फॉर्म की गई है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। एंड बच्चे एंड, तो एंड और पे ध्यान दिया करो। इफ देर इज एंड मीन्स सेकंड कंडीशन ऑल्सो नीड टू बी सेटिस्फाइड। इफ हेयर इज और देन मीन्स एनी कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। The registered office or the principal office of the company should be in India। तो मतलब या तो आप द कंपनी फॉर्म होनी चाहिए एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस इनका इंडिया में होना चाहिए। दोनों कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, देन इट इज कॉल्ड एन इंडियन कंपनी। ओके, द एक्सप्रेशन इंडियन कंपनी ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोवाइडेड देयर रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस इज इन इंडिया। तो इनको भी हम क्या कहेंगे? इंडियन कंपनी कहेंगे। A corporation established by or under a central state or provincial act an institution। बच्चे क्या हमें इनको रटना है? नहीं रटना बच्चे, बिल्कुल भी नहीं रटना। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप रटें, हम समझेंगे हर चीज को, लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाली है। देखिए ठीक है, अभी आपका वो लेवल नहीं बना बच्चे कि मैं आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकूं और आप इनको समझ जाओ। तो हम इनको है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको आप मत पढ़िएगा, चाहे इसको आप पेंडिंग कर सकते हो, मैंने लिख दिया पेंडिंग। मैं आपके साथ लेटर ऑन ये सब डिस्कस करूंगा, और वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। उसके बाद आता है बच्चे फॉरेन कंपनी। हाँ, इसके लिए बच्चे जो मैंने ये कहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी। अब देखो आ गई ना बात। अब डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी। कहाँ गया भाई? इंडियन कंपनी और कंपनी विच हैज मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बच्चे एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। एक इंडियन कंपनी की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, फॉरेन कंपनी की तो अपने आप ही हो जाएगी। उसके बाद आता है बच्चे फर्म। अब फर्म्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे डांट दोगे। तो व्हाट इज अ फर्म? तो फर्म, आई जस्ट से फर्म विल इंक्लूड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड द फर्म्स अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड द पार्टनर ऑफ ओके हाउएवर, अच्छा ये बात पढ़ लेते हैं। हाउएवर ए फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज ए माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप would also be treated as partner। तो माइनर है जो कि एडमिटेड है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इज ऑल्सो ए पार्टनर। A partnership is in relation between person who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। The person who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm। ये डेफिनेशन दी गई है बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। आई होप आपको याद होगी, 1932 में ये डेफिनेशन दी गई है ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्म्स क्या होती है बच्चे? फर्म होती है एज डिफाइंड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एज डिफाइंड इन LLP एक्ट 2008।
उसके बाद आता है बच्चे व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन बच्चे एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और नॉट इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपके इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बिकॉज व्हाट इज दिस इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और अभी जब हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये सब हमारे क्या है, पर्सन है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो दे कैन बी इंडिविजुअल, दे कैन बी नॉन इंडिविजुअल्स ऑल्सो। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होगा बच्चे, ऑलवेज इंडिविजुअल्स ही आपके मेंबर होंगे। अभी एक बार इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। When persons combine together for a promotion of a joint enterprise, they are assessable as AOP. If they do not in law constitute a partnership, मतलब ये unformed partnership होती है एक किस्म से। In order to constitute an association, person must join a common purpose or action and their objective must be produce income. आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बच्चे, पैसा, रोकड़ा कमाना, इनकम कमाना, इनकम प्रोड्यूस करना। Your basic objective must be to produce income, and it is not enough that the person receive the income jointly. Co-hire, co-legatees and co-donors joined together for a common purpose or action would be chargeable as an AOP. Unformed partnership is also a association of पर्सन, बट उनका कॉमन पर्पस होना चाहिए बच्चे पैसा कमाना, इनकम अर्न करना। इसी तरह से बच्चे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एक बार बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी साथ में पढ़ लीजिए, फिर देन मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। इट डिनोट्स द स्टेटस ऑफ पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज हु मेयरली रिसीव द इनकम ज्वाइंटली, who may be accessible in like manner and to the same extent as the beneficiaries individually. Thus, co-executor or co-trustees are accessible and body of individual as their title and interest are indivisible. Income Tax Act not liable to payable by an assessee in respect of the receipt of the share of income by him from body of individuals and on which the tax has already been paid by such body of individuals. So section further explain that an association of person, body of individual or local authority or artificial judicial person shall be treated as a person whether or not it was formed with the object of deriving income, profit or gains. तो बच्चे आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, डिराइविंग इनकम। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आपका बेसिक पर्पज चाहे वो डिराइविंग इनकम हो या ना हो। मैं प्रैक्टिकली एक आपसे बात डिस्कस करना चाहूँगा बच्चे, बाद में भी डिस्कस करूँगा मैं जब असेसमेंट या फिर जब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँगा तब भी मैं एक बार फिर से ये बात डिस्कस करूँगा। बच्चे ट्रस्ट होते हैं, आपने देखो कि ट्रस्ट होते हैं। अब ट्रस्ट को 12A के अंडर इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती है। 12A से इनकम टैक्स से एज पर सेक्शन 12A आपको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये ट्रस्ट असेसेबल कैसे होते हैं? चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अपने सीनियर से पूछिएगा कि आपके जो ट्रस्ट होते हैं वो असेसेबल कैसे होते हैं। बच्चे इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने खुद ने फेस की थी एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक छोटी सी गलती होती है ना एक प्रोफेशनल की, किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है वो। ठीक है, तो मैं जब असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट की बात करूंगा तब मैं आपको वो स्टोरी पूरी सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। बल्कि मुझे मतलब मेरे साथ एक बहुत बड़े सीनियर काउंसिल थी, एक सीनियर सीए थे मेरे साथ, बहुत बड़ी फर्म थी वो, और उनके पार्टनर मेरे साथ थे। तो उनकी प्रेजेंस में मैंने ये चीज़ देखी थी, हमें देखने को मिली थी, और अच्छी चीज़ है यार, बताऊंगा जब आपको मज़ा आएगा। मैं अपना प्रैक्टिकल जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है इन इनकम टैक्स, जो मैंने केसेस देखे हैं, असेसमेंट्स करवाई हैं और केसेस तैयार किए हैं,
सर्च एंड सीजर की केसेस भी मैं भी काम किया है। तो बच्चे मैं वो सारे के सारे आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहुत आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चे, तो नॉट इन इनकम टैक्स, 7 इयर्स का इनकम टैक्स में तो नहीं है, बट वैसे मैं 7 इयर्स से काम कर रहा हूँ इस लाइन में। तो लोकल अथॉरिटी अब बच्चे क्या होती है? लोकल अथॉरिटी अब क्या बताऊँ मैं, लोकल अथॉरिटी क्या होती है? म्यूनसिपल कमेटी, उसको लोकल अथॉरिटी बोल सकते हैं। द टर्म मीन्स ए म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल और लोकल फंड। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इनको पहले पढ़ लेना यार, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है बच्चे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है? द कैटेगरी विच कुड कवर एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर अदर हेड। एन आइडल deity would be accessible in the status of an artificial judicial person। तो बच्चे नॉर्मली तो क्या होता है कि जैसे वैसे तो मंदिर के ट्रस्ट बने होते हैं, जैसे आप मैं गॉड की बात करूं तो बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, तो वो ट्रस्ट ही एज ट्रस्ट एसेसिबल होते हैं। लेकिन मान लो कोई ट्रस्ट फॉर्म नहीं किया गया तो वो डाइटीज और जो होते हैं आपके आइडल्स वगैरह होते हैं वो असेसिबल होते हैं अंडर 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 आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब बच्चे एक काम करो, ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर आप हाथ रख लो, ठीक है? चीटिंग नहीं करनी, मैं एक एक चीज पूछता जाऊंगा, आपको बताते जाना है। बताइए, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं। क्या ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? नहीं। ये क्या है? एक लोकल अथॉरिटी है। दिख रहा है बच्चे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। उसके बाद आता है कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। ये क्या है? कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड बैंक है सर। मैंने बैंक नहीं पूछा, मैंने पूछा पर्सन के कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? ये फॉल करेगा बच्चे कंपनी में, बिकॉज ये क्या है? लिमिटेड। मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या है बच्चे? कोरोना पेशेंट। अरे कोरोना पेशेंट नहीं पूछ रहा, पर्सन की कौन सी डेफिनेशन में आएंगे? अब कोई हो सकता है आप में से कह दे कि वो पोइट है सर। पोइट नहीं है सर बच्चे, वो क्या है? इंडिविजुअल हैं, हमारी तरह इंडिविजुअल है वो। ओके, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब ये क्या है? अब ये भी इंडिविजुअल है सर? नहीं, इंडिविजुअल नहीं है, ये क्या है? कंपनी है, बिकॉज ये क्या है बच्चे? लिमिटेड है, ये कंपनी है। ए ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन इन लॉ एंड कुश। ये क्या है बच्चे? ज्वाइंट फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कलकत्ता यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कैलकाटा यूनिवर्सिटी क्या है बच्चे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। एक्स एंड वाई हु आर लीगल हायर ऑफ जेड, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस क्या होता है बच्चे? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस एक इंडिविजुअल ही होता है। और पार्टनरशिप बिजनेस क्या होती है बच्चे? फर्म होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बातें थी यार। उसके बाद बात आती है बच्चे इनकम, पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपकी सिर्फ इसी डेफिनेशन के अराउंड ही आप काम करोगे। The definition of income is the most important definition of Income Tax Act and it's the biggest definition of Income Tax Act as I think। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है बच्चे। ये यहाँ से शुरू होती है, ये नीचे आए, उसके बाद हम आगे चले, उसके बाद और आगे चले, और उसके बाद हम और आगे चले, और उसके बाद हम और आगे चले बच्चे। यहाँ पर जाकर आपकी इनकम की डेफिनेशन ख़त्म होती है, ठीक है? तो आप याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, यू हैव टू मेमोराइज इट बच्चे। डेफिनेशन ऑफ इनकम आपको याद नहीं करनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू फील इट, ठीक है? ये प्यार की तरह बच्चे डेफिनेशन। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाती है, देखो आपको इस डेफिनेशन की नॉलेज मस्ट है बच्चे, लेकिन मैं नहीं कहता कि आपको इसको याद करना है, याद नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती। वैसे तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो आपको यही बताएगा कि डेफिनेशन ऑफ इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो वैसे तो बच्चे ये पूरी की पूरी आपकी जो भी इनकम है सभी को कवर कर लेता है डेफिनेशन ऑफ इनकम। फिर भी हम एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे इस डेफिनेशन का। अभी इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, वी आर नॉट स्टडिंग इन डिटेल। जब हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लेंगे तब मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को आपको रीड आउट करवाऊंगा। उस टाइम आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जितने भी ये सबसेक्शन और क्लोजेस दिए हुए हैं आप इनको खुद आंसर कर पाएंगे। तो देखिए,
डेफिनेशन ऑफ इनकम, द डेफिनेशन ऑफ इनकम ऑफ एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। बच्चे मैं एक बेसिक बात आपको बीच में बताना चाहूंगा। यू कैन अर्न इनकम फ्रॉम 1000 सोर्स, you can earn income from 1000 sources, but as per income tax act you can earn income only from 5 sources. okay, आप वैसे चाहे 1000 सोर्सेज से इनकम कमा सकते हैं, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर आप ओनली 5 सोर्सेज से ही इनकम अर्न कर सकते हैं। कैसे? एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप या तो सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, सो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। आपके पास एक घर हो सकता है जिसे आपने रेंट पर दिया है, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। आपका एक कोई बिजनेस है बच्चे, उस बिजनेस से आपको इनकम आ रही है, तो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो सकता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अपना ऑफिस खोलते हैं, आपको अर्निंग वहां से होती है, तो आप एक प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो चार्जेबल होती है एज पर इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। इफ यू हैव सम शेयर्स, if you as a house property, you sold it and earn income, then it is taxable under income under the head capital gains। बच्चे आपने कैपिटल गेन क्या होता है, एक बेसिक बात बताता हूँ। इफ यू हैव ए मैंगो ट्रीज, इफ यू हैव ए मैंगो ट्री, आपने मैंगो तोड़ा, आपने मैंगो स्टक किया और सेल किया, देन इट इज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बट आपने मैंगो ट्री ही बेच दिया, तो ये क्या बच्चे, ये कैपिटल गेन है। ठीक है, बस इतना बेसिक समझिए, ये डेफिनेशन नहीं है कोई, मैं आपको बेसिकली समझाने वाला हूं। अगर आपने सोर्स को ही सेल कर दिया देन इट इज कैपिटल गेन। अगर आप सोर्स को सेल नहीं कर रहे, उसकी आउटपुट को सेल कर रहे हो, देन इट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देन आता बच्चे, आपने अगर कोई भी आपकी इनकम इन 4 हेड्स में फॉल नहीं करती, तो वो चार्जेबल हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट यू कैन अर्न इनकम ओनली फ्रॉम 5 सोर्सेज, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, that is profit or gain from business and profession, capital gain and other sources। बच्चे बेसिक सा डिफरेंस अभी बता के चलता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PGBP एंड अदर सोर्सेज। बच्चे मैं आज घर से निकला, अपने ऑफिस में जा रहा था, तो मेरा मन हुआ कि मुझे सामने से दिखा कि कोई पर्सन है और मोटी सी गोल्ड की चेन पहनने जा रहा है। मैंने झपट्टा मारा, उसकी चेन छीन ली। तो वैसे मैं ये काम नहीं करता, लेकिन मेरा आज मन बन गया और मैंने उसकी चेन छीन ली। बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, लेकिन मेरा डेली का काम है बेटे, मैं जैसे ही घर से निकलता हूँ, मेरे को जो भी दिखता है मैं उसकी चेन झपट लेता हूँ और सेल करता हूँ। यही मेरा डेली का काम है। तो बच्चे ये क्या है, ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। बच्चे लीगैलिटी में मत जाना, लीगल और इलीगल का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इलीगल सोर्स से भी इनकम अर्न करते हैं तो भी आप लाइबल टू पे टैक्स हैं। ठीक है, पे करें ना करें वो हमारी इंटेंशन है, लेकिन अगर आप इलीगल सोर्स से भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो भी यू आर लाइबल टू पे टैक्सेस। सो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, अगर आपका जो भी काम है, जो आप एक्टिविटीज है, आप रूटीन बेसिस पे कर रहे हैं, देन इट इज चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अगर रूटीन नेचर की एक्टिविटीज नहीं है, आपको कभी कोई इनकम वैसे ही जस्ट लाइक दैट आप अर्न कर लेते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी आप एक बार करते हैं, तो उससे जो इनकम होगी बच्चे, वो आपकी क्या होगी, चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे इंटरेस्ट इनकम है बच्चे। अब इंटरेस्ट इनकम, अब बच्चे ये तो है नहीं कि आप इंटरेस्ट इनकम ही कमाते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम आपकी चार्जेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस था। तो अब बात करेंगे इनकम की। तो बच्चे जी जो 5 हेड्स है ना, इन्हीं के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनकम की डेफिनेशन, आपको हो सकता है थोड़ी सी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर द इनकम टैक्स 1961 बिगिंस विद द वर्ड इनकम इंक्लूड्स। मतलब ये क्या है बच्चे, दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन इज दैट डेफिनेशन which defines the scope of income। okay, तो ओके आगे चलिए। देयरफॉर इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड नॉट एन एग्जॉस्टिव वन। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है बच्चे, वो बता देती है कि ये इनकम्स हैं, ये इनको एक्सक्लूड करेंगे, एग्जॉस्टिव कर देती है। तो ये डेफिनेशन क्या बच्चे, इंक्लूसिव है। आपको बताया कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा। अगर मान लो यही डेफिनेशन कह दे कि आपकी कैपिटल गेन की इनकम छोड़ दो, बाकी सारी चार्जेबल टू टैक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मतलब कुछ एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सब चार्जेबल टू टैक्स है, वो एग्जॉस्टिव होती है। लेकिन डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। आपको बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। Such a definition does not confine the scope of income but leaves room for more inclusions within the ambit of the term. Okay.
तो क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चे? प्रॉफिट एंड गेन्स, हाँ जी होता है। डिविडेंड्स होता है सर। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बच्चे मैं अब इनको आपको पढ़ाऊंगा ना, एक तो आप बोर हो जाओगे, दूसरा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें यार कि टाइम भी वेस्ट करें और कुछ फ्रूट्स भी ना मिले, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को बच्चे कब पढ़ेंगे? जब 5 हेड्स हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं इस डेफिनेशन को आपको रीड आउट करवाऊंगा और हम इस डेफिनेशन को उस टाइम बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? कंसेप्ट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड योर केस बेस्ड स्टडीज ऑल्सो। देखिए बच्चे, रेगुलर रिसिप्ट, कैजुअल रिसिप्ट, रेगुलर रिसिप्ट और कैजुअल रिसिप्ट, बताइए क्या होगा? आपकी कोई इनकम रेगुलर है या कैजुअली हो जाती है, क्या टैक्सेबिलिटी में कोई डिफरेंस आएगा? रेगुलरिटी का और कैजुअलिटी का कोई भी डिफरेंस आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स पर नहीं होगा। इनकम इन जनरल मीन्स ए periodic monetary return which accrues or expected to accrue regularly from definite source. However, under the Income Tax Act, even certain casual receipts which do not arise regularly are treated as income for tax purpose. जैसे कि winning from lotteries, crossword puzzles. अब बच्चे वैसे तो फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो बच्चे अपना CA का धंधा है, ठीक है, आप जॉब करते हैं। अब क्या हुआ कि मन बन गया कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। हमने क्या किया बच्चे? हमने एक लॉटरी की टिकट खरीदी, ठीक है, और बाय चांस वी आर सो लकी, हमें इनकम हो जाती है लॉटरी से, हमें मिल जाता है बच्चे 1 करोड़ रुपया लॉटरी का। तो बच्चे क्या वो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल होगा। आपकी लॉटरी आज तक जिंदगी में नहीं लगी थी, फर्स्ट टाइम आपकी लॉटरी लगी है, आगे भी पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन ये क्या बच्चे? कैजुअल रिसीट है, आपकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो भी टैक्सेबल है। इट मीन अगर आपकी कोई इनकम रेगुलर है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर फॉर चार्जेबिलिटी टू टैक्स। एवरी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स वेदर इट इज रेगुलर और कैजुअल, प्रोवाइडेड इट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म इनकम, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। देखिए बच्चे, इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है रिवेन्यू रिसीट्स पर। अब कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? कुछ कैपिटल सर्टेन कैपिटल जो रिसीट्स हैं, इनकम टैक्स कहते हैं सर आपको इनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने बताया भी कि आप कैसे कैपिटल गेन्स के बारे में बताया गया उन्होंने कि आप कैसे इनकम कैलकुलेट करोगे। देखिए मैं सिंपली एक बात कहता हूं, देखिए मैंने कुछ शेयर्स खरीदे, या फिर शेयर्स की भी छोड़ो, शेयर्स का भी आप कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा सर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 1980 में, और आज मैंने वो बिल्डिंग 50 लाख रुपीज की सेल कर दी। अब आप कहेंगे सर ये तो कैपिटल रिसीट है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट और नॉट ऑन 50 लाख। आप कहेंगे कि ये 50 लाख की आपने सेल की, आप लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है बच्चे, इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हम बात कब करेंगे? कैपिटल गेन के चैप्टर में। लेकिन मैंने बताया सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज हमारी 40 लाख, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि सर प्लीज पे टैक्सेस ऑन 10 लाख रुपीज। तो बच्चे कुछ सर्टेन इनकम्स डिपार्टमेंट ने इंक्लूड की हैं इनकम टैक्स एक्ट में। आपको बताया गया कि आपको इन रिसिप्ट्स पर पेमेंट ऑफ टैक्स करनी पड़ेगी। अगर वो फॉल करती है उस डेफिनेशन में, तो सर आपको कैपिटल रिसिप्ट्स पे भी पेमेंट करनी होगी। Although capital receipts are generally not chargeable to tax, but all revenue receipts are chargeable to tax. Income normally refer to the revenue receipts. Capital receipts are generally not included within the scope of the income in general parlance. However, the Income Tax Act has specifically included certain capital receipts within the definition of the income, i.e. कैपिटल गेन्स ऑन द सेल ऑफ कैपिटल एसेट लाइक लैंड, ठीक है। तो सर्टेन इनकम्स आपकी इंक्लूड की गई हैं सर, वो तो उनके ऊपर तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेट रिसीट वर्सेस ग्रॉस रिसीट्स। इनकम मींस नेट रिसीट। देखिए बच्चे, इनकम का मतलब होता है नेट रिसीट्स। मैंने एक बिजनेस शुरू किया बच्चे, ठीक है, मैंने आपकी सपोज मुझे वहां से कुछ रिसीट्स मिली, सपोज मेरी रिसीट्स हुई है, या फिर अपना ऑफिस की बात करते हैं यार, हम क्यों बिजनेस की बात करें। हमने ऑफिस किया, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमने एक ऑफिस किया, हमारी रिसीट्स है बच्चे सपोज 1 साल की 10 लाख रुपीज।
बच्चे आपकी तो करोड़ में होगी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ यार, मैं एक छोटा सी हूँ, ठीक है। तो मेरी रिसीट्स क्या है बच्चे, मेरी रिसीट्स है मान लो साल की 10 लाख रुपीज। अब बच्चे क्या मैं रिसीट के ऊपर टैक्स दे दूं? गवर्नमेंट आएगी कहे अरे आपने 10 लाख रुपीज रिसीव किया, लाओ टैक्स दो 10 लाख रुपीज पे। नो, दीज आर माई ग्रोज रिसीट्स बच्चे। ग्रोज रिसीट मीन्स मैंने इतना तो पैसा रिसीव किया है, लेकिन इस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने एक्सपेंस भी तो किया होगा ना बच्चे। मैंने आर्टिकल्स रखे हुए हैं, आर्टिकल्स को हैवी स्टाइफंड देना पड़ता है हमें, आपको पता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं बच्चे, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी आर देयर, पीएन आता है बच्चे, पीएन पानी पिलाने वाला, वहां पर स्वीपर आता है, उसको भी पेमेंट करनी पड़ती है हमें। अपने क्लाइंट्स के लिए जब वो क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में आते हैं तब उन्हें रिफ्रेशमेंट्स देनी पड़ती हैं, हमें विजिट्स करना पड़ता है, उसमें डीजल पेट्रोल का खर्चा होता है बच्चे। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये 10 लाख की इनकम ऐसी अर्न नहीं होती। इस 10 लाख की इनकम अर्न करने के लिए सपोज हमने 4 लाख का खर्चा भी किया है, तो बच्चे ये 4 लाख का खर्चा हमने डिडक्ट किया और नेट मेरी इनकम क्या हुई 6 लाख। तो बच्चे ये 6 लाख आपके टैक्सेबल होते हैं, ना कि 10 लाख। तो व्हाट इज द नेट रिसीट एंड ग्रोस रिसीट्स? Income means net receipt and not the gross receipt. Net receipt are arrived after deducting the expenditure incurred in connection with the earning such receipts. In connection होना चाहिए बच्चे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हमने तो गाड़ी ले ली सर, गाड़ी की पूरी कॉस्ट ही लेस करेंगे। गाड़ी की कॉस्ट लेस नहीं कर सकते सर। अगर वो गाड़ी आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो देन आप उसका डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर सकते हो। Okay, the expenditure which can be deducted while computing income under the head each head is prescribed under Income Tax Act. बच्चे बहुत से डिटेल प्रोविजन है, पीजीपी पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर सकते हैं हम और कौन कौन से एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम सर्टेन एलिजिबल बिजनेस प्रोफेशन इज ऑल्सो डिटरमाइंड ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ रिसीट। तो ये पीजीपीपी की बातें बच्चे अभी मैं इनके बारे में बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ड्यू बेसिस वर्सेस रिसीट बेसिस। अब ड्यू बेसिस क्या होता है, रिसीट बेसिस क्या होता है? ड्यू बेसिस मीन्स बच्चे इनकम एक्रू हो चुकी है, अभी तक हमें मिली नहीं है। द इनकम हैज बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। एंड रिसीट बेसिस इनकम हैज बीन अर्नड, आई डोंट नो वेदर इट हैज बीन अर्नड और नॉट, बट इट हैज बीन रिसीव्ड। तो इनकम इज टैक्सेबल इधर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, दोनों भी हो सकती है सर ये। फॉर कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी and other sources, the method of accounting regularly employed by the assessee should be considered. बच्चे ये regularly employed आपको बताना होता है कि आपने कौन सा मेथड एम्प्लॉय किया है in return of income, which can be either cash payment or mercantile. Hybrid system as per Income Tax Act allow नहीं होता, ये भी आपका एक MCQ होता है। Some receipts are taxable only on receipt basis, जैसे कि क्या enhanced interest received on compensation और एनहेंस्ड कंपनसेशन, ये ओनली रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल होता है बच्चे, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है कि कब मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहेंस्ड या कंपनसेशन होता है वो आपका ओनली रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल होता है। ये भी आपका कैपिटल गेन का पार्ट है बच्चे, वहां पर इसके ऊपर डिटेल प्रोविजन हम स्टडी करेंगे। Some item like capital gain are not revenue receipts. However, since they have been included in the definition, they are chargeable to income tax. The concept of the revenue and capital receipt is discussed hereunder. तो capital revenue का क्या concept है बच्चे? Capital receipts cannot be taxed unless they fall within the scope of the definition income. तो capital receipts पर आप तभी टैक्स लगा सकते हैं सर जब वो capital receipts fall करती है within the definition of income. तो ये सब बातें theoretical है बच्चे, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही, क्योंकि हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। क्लासेस आपको शुरू में 1 आवर की ही मिलेंगी, जब हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे तब मैं इस टाइम को इंक्रीज करके 1.5 तक लेके जाऊंगा बच्चे। सो आज के लिए बच्चे इतना ही। आई होप जितने भी कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए आपसे आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आते तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन या आपके पास मेरी मेल आईडी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई विल tell you again, I will discuss with you again any concept. Don't hesitate yaar, I am your friend. Okay, so thank you very much friends. I am personally thankful to you because आपने क्लास 1 ऑनलाइन देखी है बच्चे। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों ने वो क्लास ऑनलाइन देखी है, पूरी क्लास देखी है। और बच्चे इसी तरह से प्लीज़ आप ये क्लास ऑनलाइन देखते रहिएगा। मैं आपको 100% सिलेबस
आफ्टर दैट MCQs, उसके बाद टेस्ट सीरीज। बच्चे इतना करवा दूंगा आपको कि आप एग्जामिनेशन तो क्या, आप बहुत ज़्यादा मार्क्स दे लोगे। बस ऑनलाइन क्लास देखते रहिएगा, डाउनलोड करके मत देखिए बच्चे। डाउनलोड करके देखेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा बच्चे कुछ आपके लिए अच्छा करने के लिए। मैंने कल फर्स्ट क्लास अपलोड की, बच्चे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत बच्चों ने वो उस क्लास को ऑनलाइन देखा है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, मेल्स भी आई हैं, व्हाट्सएप भी आया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। एंड आप अपनी रिवीजन करते रहिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।